वाह, क्या आईपीओ है। चलिए 1900 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस समय लाइन पे जुड़े हुए हैं और आईपीओ बाजार में हलचल काफ़ी तेज़ हो रही है। जो भी लिस्टिंग हो रही है काफ़ी शानदार हो रही है। अभी किन आईपीओ में पैसे बन सकते हैं इस पर हम करेंगे बातचीत। और हमारे साथ हर रोज़ की तरह जुड़ चुके हैं शौर्य और हमारे सहयोगी। शौर्य के पास जाएं और साथ ही साथ आपको ये बता दें हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट भी जुड़ी हुई है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ श्रेयांश सुराना जी मौजूद हैं, हमारे साथ प्रदीप कुमार अग्रवाल जी मौजूद हैं बाजार स्टाइल रिटेल के आईपीओ पर विस्तार पूर्वक बातचीत करने के लिए। तो सर आप दोनों का तो पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से विस्तार पूर्वक कई सारे प्रश्नों पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले जरा आपकी कंपनी करती क्या है वो हमारे साथ शौर्य हैं, वो हमारे दर्शकों को बता दें, फिर आपसे बातचीत करते हैं। शौर्य बताइए कंपनी किस तरह के कारोबार में है, क्या कुछ आईपीओ की डिटेल्स है? जी, बजाज स्टाइल की अगर बात करें, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन पर नज़र डालें। 3 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉय का कोटा 15 गुना, एनआईआई 7 गुना ज़्यादा, क्यूआईबी 0.71 टाइम्स और रिटेल का 2.82 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है। और ग्रे मार्केट में कंपनी को 21% का जीएमपी मिलता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की बात करें तो बाजार रिटेल जो है नाम में है, रिटेल फैशन के कारोबार में है और मोस्टली ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंडिया के प्रीडोमिनेंट है। चलिए, तो ये फिलहाल बाजार स्टाइल रिटेल की तमाम प्रमुख जानकारियां हैं। सर सबसे पहले तो आपसे श्रेयांश जी आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपका फोकस जो है वो जो है पूर्वी भागों पर देश के है। क्या उम्मीद करें आगे आने वाले दिनों पे आप किस तरीके से बाकी क्षेत्रों पर भी क्या एक्सपेंशन के क्या प्लान है, क्या वहां पर भी आप विस्तार करेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपके शो पे हमें इनवाइट करने के लिए और मौका देने के लिए अपनी कंपनी को सारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके आईपीओ को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि लोगों के भी अच्छे पैसे बनते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे जी सर। तो हमने विपुल जी इसकी शुरुआत डिटेल की है ना 2013 से की थी। तो 2013-14 में हमारे 2 शोरूम थे और आज 162 दुकान है FY24 के अंदर में 146 शहरों में है और लगभग 14,60,000 स्क्वायर फीट का रिटेल एरिया हमने कवर कर लिया। FY17 से FY24 में कंपनी ने 26% की ग्रोथ पे ग्रो किया है कैगर रेवेन्यू पे, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर है हमारे सेगमेंट में कंपेयर टू पीयर। एंड लास्ट 3 साल में 32% के ऊपर हमने ग्रो किया है रेवेन्यू के अंदर में। इन टर्म्स ऑफ हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि हम एक स्टेट में जाते हैं, इसे हमें बोलते हैं क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच बेसिकली क्या करते हैं, हम एक स्टेट में जाते हैं, वहां पे काफी डीप लेवल पे 3-4 साल टाइम स्पेंड करते हैं और पूरे सारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट टाउन को कवर करते हैं, उनका कैचमेंट समझते हैं, उनका फेस्टिव रिक्वायरमेंट समझते हैं, उनकी नीड समझते हैं। और टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 शहरों में क्या है कि अनऑर्गेनाइज मार्केट ज्यादा है, तो हम उसको ऑर्गेनाइज लेवल पे पेनिट्रेट करते हैं। हम एक बड़ा सा मॉल टाइप का कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसमें एसी देते हैं, उसमें ट्रायल रूम फैसिलिटी देते हैं, एक्सचेंज फैसिलिटी देते हैं, तो कस्टमर को एक्सपीरियंस देते हैं, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट देते हैं और इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस देते हैं। तो बेसिकली इंटेंट है कि हमारे एग्जिस्टिंग क्लस्टर में ही जो आगे बढ़ना है, हम 9 स्टेट में है, उसी स्टेट में आगे ग्रो करेंगे। हमारा जो 26% का ग्रोथ रहा है लास्ट FY17 से FY24 के अंदर में, इंटेंट रहेगी कि हम लोग ट्राई करेंगे इसे मेंटेन कर सके आगे भी आने वाले समय के अंदर में। और ईस्ट इंडिया पे ही फोकस रहेगा जो अभी हमारे स्टेट्स है, इसमें 4 स्टेट हमारे कोर हो जाते हैं, बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा, और 2 हमारे फोकस है जो कि आपके झारखंड एंड यूपी, ये हमारे फोकस स्टेट हो जाते हैं। इससे चलिए मेरा क्वेश्चन प्रदीप सर से है, आप काफ़ी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच से काम करते हैं तो आपको समझ में आता होगा किस तरह के कपड़ों की डिमांड है। अब लेकिन ये फैशन ऐसी चीज़ है बहुत जल्दी से चेंज हो जाता है, तो आपको जब समझ आती है तो उसे कितना टाइम लगता है आपको प्रोडक्ट मार्केट में लाने में? अगर आप सक्सेसफुली कर पाए तो आपके प्राइसिंग पावर भी होगी और आपके मार्जिन अच्छे रह सकते हैं। इसके अंदर में क्या है कि जैसे आपने एकदम राइट बोला कि ये एकदम कस्टमर का जो माइंड है, फैशन है, जो ट्रेंड चेंज होता रहता है, तो हमें क्या है यहाँ पे 2 एडवांटेज मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं, तो एक ज्योग्राफी में 4 से 5 साल से स्पेंड करते हैं, तो वहां के लोकल कस्टमरों को क्या चाहिए ये हमें मालूम होता है, हम उस हिसाब से डिजाइन बनाते हैं। 57 पीपल की हमारी टीम है जो सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइजिंग, डिजाइनिंग एंड सोर्सिंग पे काम करते हैं, जो बेसिकली दिन रात मेहनत करती है, डिफरेंट ट्रेंड्स को फॉलो करती है, सो दैट कि वो रियल टाइम पे हम लोग वो डिजाइन्स को मार्केट में उतार पाए। और दूसरा जो हमें बेनिफिट मिलता है वो प्राइसिंग का। जैसे मैंने बोला, इतनी अट्रैक्टिव प्राइसिंग रहती है कि कोई भी कस्टमर जो है ना आज के डेट में उसे उठाने से डरे नहीं। हमारा एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू, एक बिल की वैल्यू है 1038 रुपए, जिसमें 3.36 आर्टिकल सोल्ड होती है, तो हम लोग 309 रुपए के अंदर में एक गारमेंट्स बेच देते हैं मोटा मोटा। जी,
तो मतलब ये आपसे तो फिर डिस्काउंट की बात कर ही नहीं सकते मतलब। हाँ बहुत कम जाती है, हम देते हैं वो बहुत डिस्काउंट की कोई बात ही नहीं करते। प्रदीप सर, ये मतलब अभी चूंकि आपने टीयर 2 टीयर 3 की बात की, निश्चित रूप से कि वहाँ पर कॉस्ट जो है एक बड़ा इशू होता है, तो ऐसे में क्या फोकस इसी बात पर है कि 200-300 रुपये तक में क्या आप जो सामान दे रहे हैं उसकी क्वालिटी के साथ कितना कंप्रोमाइज़, क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो छोटे शहरों में भी क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो क्वालिटी के साथ इतनी कम प्राइसिंग कैसे मैनेज हो पाएगी? उससे क्या आपके मार्जिन्स या बाकी चीज़ों पर असर पड़ता है क्या प्रदीप जी? विपुल जी, हम लोग हमेशा बात करते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस की, और इंडिया के अंदर में ऑर्गेनाइज वैल्यू रिटेल 30%, अभी 2024 तक जो डाटा है 30% कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज रिटेल का है, बैलेंस अनऑर्गेनाइज रिटेल का है। और जहां तक क्वालिटी की बात करते हैं, मेरे को माने हमारे सेगमेंट में और टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 में अगर हम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करेंगे तो हम आउट हो जाएं। तो क्वालिटी हमारे लिए माने मोस्ट प्रायोरिटी है। विद क्वालिटी के साथ में अफोर्डेबल प्राइसेस में हम कैसे प्रोडक्ट को कस्टमर को दें, सो दैट कि कस्टमर हमारे पास रिपीटेडली आए। जी हमारे यहाँ रिपीटेड कस्टमर 72% है, तो आप समझ सकते हैं कि हम क्वालिटी भी देते हैं और सही प्राइस में प्रोडक्ट दे रहे हैं। जी सर, चलिए मेरा क्वेश्चन श्रेयांश सर से है, तो इसके लिए आप कॉस्ट और एफिशिएंसी कैसे मैनेज करते हो कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस वॉलेटाइल रह सकते हैं, सर सप्लाई चेन हो गई, कॉस्ट हो गया, आप अगर प्राइसिंग इफेक्टिव दे रहे हैं तो कॉस्ट को मैनेज करने के लिए आप क्या चीज़ें कर रहे हैं? ठीक है, हमें ना रिटेल के अंदर में दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक होता है आपके रिस्क लेवल पे साइट सिलेक्शन का, क्योंकि वहाँ पे कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अटेंड नहीं होती। जो हमारा स्ट्रेटेजी है क्लस्टर बेस्ड ना, वो हमें ये एनेबल कर देता है। आज हमारे पास बंगाल में 62 दुकान है FY24, मैं 62 का अगर 70 भी करता हूँ तो पेपर एड कॉस्ट मेरा वही रहने वाला है, जो मेरे को इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में बेनिफिट देगा। मेरा सप्लाई चेन के अंदर में जो नॉर्थ से साउथ अगर बंगाल में कहीं भी मूव करेगा, अगर मैं बीच में कोई सिटी खोलता हूँ तो बहुत नेग्लिजिबल कॉस्ट आएगी ट्रांसपोर्टेशन लेवल पे। तो हमें जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है ना, वो इस अप्रोच के अंदर मिल जाता है। सेल मिल जाती है बिकॉज हमें मालूम होता है क्या बिकना है, और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिल जाती है बिकॉज सेम ही ज्योग्राफी में कर रहे हैं, तो बैक एंड कॉस्ट जो है ना वो ग्रेजुअली कम होते जाता है। इसीलिए हमारे पास में 14.61% के करीब का EBITDA है FY24 में, जो अगेन हमारे पीएस के कंपैरिजन में वन ऑफ द हाईएस्ट है इंडस्ट्री के अंदर। और गोइंग फॉरवर्ड में भी ये प्राइवेट लेवल का जो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं ग्रॉस मार्जिन पे 38% से हमारी खुद की लेवल से आती है, जो कि 360 करोड़ का रेवेन्यू, उसमें भी हमारा एक लेवल है स्क्वायर जो 112 करोड़ का रेवेन्यू करके रखा है। तो गोइंग फॉरवर्ड ट्रिगर दो ही रहेंगे, प्राइवेट लेवल का एक्सपेंशन जो हम लोग कर रहे हैं उसको मेंटेन करेंगे आगे के लिए भी, और जो मैंने आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बताया ऑप्टिमाइजेशन पे, वो हमें ऑटोमेटिकली मिलती जाएगी। ठीक, प्रदीप जी, एक सवाल आपसे छोटा सा, और ये कि आपका बड़ा कंपटीशन अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखें तो कहाँ से मिल रहा है? अनऑर्गेनाइज की अगर बात छोड़ें, वो तो एक बड़ा कंपटीशन है आपके लिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आपकी जैसी कॉस्टिंग और क्वालिटी आपको कहीं और मिलती हुई दिखाई दे रही है क्या, और उससे निपटने के लिए आप क्या स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं? देखिए, हमारे सेगमेंट में हमारे दो पेयर्स हैं, V2 एंड V-Mart, जो कि जिस स्टेट में हमें वहां उनका भी प्रेजेंस है, मोडल्स कम बेची हो सकता है, बट मार्केट इतना बड़ा है कि आप इसको कंपटीशन के हिसाब से हमें नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि मार्केट एक्सपेंड हो रहा है बेसिकली। ठीक, अभी अगर आप जूडियो की बात करें, जूडियो इज डूइंग वेरी गुड। अभी आपने देखा होगा कि फर्स्ट क्वार्टर के सबके पेयर्स के नंबर्स आए हैं, दे आर डूइंग, एवरीवन इज डूइंग वेरी गुड। तो मार्केट इज सो लार्ज कि competition is not there. You can say that if you are giving the good product at the best price, and you will success. ठीक सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? सॉरी, बस। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन सर। एक तो यही जानना चाहेंगे कि आपने बात बोली कि आपका फोकस झारखंड और पश्चिम बंगाल तमाम जगहों पर है। हम लोग दिल्ली NCR में बैठे हुए हैं, हम लोगों के लिए आपका स्टोर कब खुलता हुआ दिखाई देगा, और कब उम्मीद करें कि यहाँ पर भी लोगों को इतनी कम प्राइसिंग पे अच्छी क्वालिटी के साथ हम लोग जा कर के खरीदारी कर सकें? इसके बारे में कुछ अगर आप जानकारी सर, हम ऑलरेडी यूपी में हैं जी, एंड यूपी में हमें एंटर किए हुए 2 साल हो चुके हैं जी। अभी हमारा नेक्स्ट फोकस यूपी रहेगा। हाँ, एंड यूपी में किस जगह सर? यूपी में कहाँ है? यूपी में हमारे स्टोर है, गोरखपुर में है,
लखनऊ में है, रायबरेली, हम लोग आपके क्या नाम है, प्रयागराज। अच्छा अच्छा, नहीं हम लोग there- क्योंकि नोएडा there में are so हैं, many- दिल्ली जी, हम लोग नोएडा में, तो इसलिए पूछा। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका एनसीआर जी। बहुत ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, लखनऊ, यूपी से। जी जी, तो मैंने वी आर होपिंग दैट कि आने वाले 2-3 साल में हम एनसीआर में भी रहेंगे वहां पर। चलिए सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके आईपीओ को भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन जब लिस्टिंग हो तो जो आपके निवेशक हैं वो आपके कस्टमर की तरह ही खुश होकर के जाएं और वहाँ उनको भी अच्छा right. मुनाफा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रेयांश जी आपका, प्रदीप जी आपका, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे जब आपका शेयर लिस्ट होगा, तो उस दिन आप लोगों से और ज़्यादा कंपनी के एक्सपेंशन में बात करते हैं सर। थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद सो मच। सर। चलिए, हमारे साथ रवि जी लगातार बने हुए हैं। रवि जी, जिस क्षेत्र के अंदर अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, और इस क्षेत्र में कैसे देख रहे हैं, पहले तो इस क्षेत्र को आप, बाजार स्टाइल रिटेल को, और दूसरा कंपनी का फोकस जो है वो है इस बात को लेकर के कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ से लोगों को खींचा जाए और लोगों को मॉल के अंदर लेकर के और सस्ती कीमत पर अच्छे कपड़े उपलब्ध कराए जाएं। स्टॉक बॉक्स कह रहा है सब्सक्राइब करें, डीआरसी चौकसी कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, अरिहंत कैपिटल का मानना है कि लिस्टिंग के लिए सब्सक्राइब करें, और जियोजीत फाइनेंशियल कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी टिप्पणी रवि जी। देखिए, मैंने अभी मैनेजमेंट को सुना और जिस हिसाब से शौर्य और आपने सवाल पूछे, उस सवाल की झड़ियों से काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है। जिस हिसाब से वो अपने रेवेन्यू और सेल्स को बता रहे हैं और फोकस कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक अचीवेबल है। दूसरी बात कि जो B2B और B2C एरिया है, और वहाँ पर अगर किसी की पकड़ यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर के तरीके से आती है, तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। और उस पर अभी एक्चुअली में जो आपने कंपटीशन वाला सवाल पूछा था, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट अगर R&D करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि उसमें कंपटीशन जैसी चीज़ अभी बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि देखिए, लोकल पे भी अगर आप अपनी चेन को स्टेबल करते हैं तो मुझे लगता है कि आप उस बड़े मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं जो अनऑर्गेनाइज है, और उसको ऑर्गेनाइज की तरीके से आप चला सकते हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा GST और इन सब चीज़ों को लेकर के आपको प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा जो है वो कवरेज है और अलग अलग स्टेट्स में है। ज़रूरी ये है कि अगर आप अपने एरिया में हैं तो आप जो है वो कॉन्फिडेंट हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार को प्राइमा फेसी आईपीओ काफ़ी अच्छा है, एक बार सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन ज़रूर है। तो ये लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करने की सलाह है सर? देखिए, आपको मौका तो दोनों मिलेगा, क्योंकि किस हिसाब से कंपनी जो है वो अपने फंड का यूटिलाइजेशन करेगी और आगे लॉन्ग टर्म पे उसकी कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो 1-2 क्वार्टर में ज़्यादा क्लियर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन प्राइमा फेसी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको मिलता है, तो मैं हमेशा, देखिए, मैं तो फ्री फंड वाला आदमी हूँ। फ्री फंड का मतलब है लिस्टिंग आई और जितना पैसा लगाया उतना बाहर निकाल लिया, शेयर फ्री हो गए, अब आराम से बैठेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। फिर से वापस से विपुल जी और आप लोगों को तंग करेंगे। अगर चला तो ले रखेंगे, नहीं चला तो निकाल देंगे। यही स्ट्रेटजी आप लोग भी रखिए। यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इस बीच बहुत सारे लोगों के आईपीओ को लेकर के सवाल भी आ रहे हैं, तो आईपीओ के सवाल अभी लेते हैं, डिस्कस करते हैं। बजिंग स्टॉक्स भी बाकी है, लेकिन शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, मेन बोर्ड पे और दूसरे आईपीओ के बारे में अपडेट बताइए। जी, मेन बोर्ड दूसरा आईपीओ खुला है, वो गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग और प्रिसीजन इक्विपमेंट बनाने के कारोबार में है, जो बाकी अलग कई ज़्यादा की इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। लेकिन आईपीओ जो है पहला ही दिन है और अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 5.69 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। ग्रे मार्केट में इसे लगभग कहें तो 40% से 50% के बीच में प्रीमियम मिल रहा है, और उसके एक मेन रीजन ये नजर आ रहा है कि जो आईपीओ का साइज है वो छोटा है, खाली 167 करोड़ का आईपीओ है, इवन दो वो मेन बोर्ड पे आ रहा है। ठीक, गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग का आईपीओ सर, अब ये नया आईपीओ खुला हुआ है, और इस पर जरा ब्रोकर्स की राय जरा दिखा दीजिए, क्या कह रही है। तो इसमें जो है ज़्यादातर ब्रोकर्स की राय ये है कि यहाँ पर सब्सक्राइब करने की है। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट का मानना है सब्सक्राइब करें, रिलायंस सिक्योरिटीज़ का सब्सक्राइब करें, चॉइस ब्रोकिंग का भी मानना है कि सब्सक्राइब करें, आनंद राठी रिसर्च का भी मानना है सब्सक्राइब करें, और लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। सर, अगर आपने फंडामेंटल्स देखे हों तो आपकी राय क्या होगी? क्या अप्लाई करना चाहिए इस आईपीओ में? देखिए विपुल जी, थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मैं जब देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि शायद कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो कुछ स्पेस छोड़ेगा पीई के बीच में या फिर रेशियो के बीच में, थोड़ा डिस्काउंट प्राइस पे लेकर आएगा। लेकिन प्राइस जो है वो एकदम कट टू कट है, यानी ब्रांड के ऊपर ही है। तो मुझे ऐसा लगता है
कि थोड़ा सा करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए जो ये इस समय के जो प्राइस बैंड है वो थोड़ा सा हायर जोन पर है। लेकिन चूंकि आज खुला है तो एक आध दो दिन और देखने की ज़रूरत है किस हिसाब से सब्सक्रिप्शन आएंगे, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे थोड़ा सा जो 503 और 529 का प्राइस बैंड है वो थोड़ा हायर लग रहा है। अगर ये 450 के पास होता तो मैं ज़रूर कहता कि 100% अप्लाई करिए, लेकिन 529 पे थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। एक दो दिन सब्सक्रिप्शन के आंकड़े श्योर आपको अपडेट देते ही रहते हैं, मुझे लगता है वापस लेकर देखिएगा, थोड़ा सा अपर बैंड जरूर है। थोड़ा सा महंगा लग रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा एक दो दिन अब वेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आपको जो है क्या कुछ डिटेल्स निकल करके आती है। हालांकि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बहुत सारे दर्शकों के जो सवाल आए उसमें रोहित जी कह रहे हैं सर सीजल इंडिया IPO मिला हुआ था, होल्ड करें या सेल करें। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं विपुल सर फ्राइडे को आपने बोला था कि मंडे को रवि सर से सीजल इंडिया पर राय बताएंगे, IPO में लॉट हुआ है 37 शेयर 401 रुपये पर। कह रहे हैं कि धन्यवाद सर आपने मेरा सवाल लिया। चलिए तो खैर ये सर इनके ऊपर सीजन के ऊपर 2 सवाल आ चुके हैं, तो अब आपकी राय जानना चाह रहे हैं। सर ये IPO पर बहुत सारे लोग फंडामेंटली काफ़ी बुलिश थे, लेकिन वो चला नहीं और ओला चल गया, वो जहाँ पर कि बहुत लोगों ने कहा था कि महंगा लग रहा है, तो वो लोग उस पर भी बहुत 2-4 दिन लोगों ने हमको ट्रोल किया। आपकी सलाह क्या रहेगी सर, क्या करना चाहिए फिलहाल सीजल के ऊपर? देखिए फंडामेंटली तो फिलहाल सीजल वैसे अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख सकती है। तो अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लिया था थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पे यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। लेकिन मैं ओला वाले पे जरूर जवाब दूंगा। अच्छा। अगर आपने नहीं ओला वाले पे आपसे बात नहीं हुई सर। हाँ। मतलब 3-4 दिन तो मतलब ऐसे मैसेज मतलब लोग कमेंट पे ऐसा लगा आपने मेरा इतने हज़ार का नुकसान करा दिया, 50,000 का नुकसान हो गया। लोगों को बिना शेयर लिए नुकसान हो रहा था, ये मुझे पहली बार पता लगा कि लोगों को मना क्या गया कि उस पर भी लोग कह अब तक मेरे पास 1 लाख रुपये। तो ये मुझे लगा भाई, मैंने कहा कि भाई नहीं विपुल जी मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम लोग नंबर्स ना ऐसे निकलते हैं कहीं से तो याद हो जाते हैं। और आपको मैं बताऊं, अब आपके पास सवाल जो आने वाला है ना वो ये आने वाला है कि सर 132 पे खरीदा आप क्या करें, 160 पे खरीदा क्या करें, 150 पे खरीदा क्या करें। अब जो करा वो सब मार्केट करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यही तो चाल है जहां पर आप फंसेंगे और यहीं पर मनी लाइन आपको काम आता है। देखिए कहते हैं ना कि वो एक जजमेंट का मुझे एक बात याद आती है, एक फिल्मी डायलॉग है जिसमें कहते हैं कि 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये वही है ओला IPO। आप एक प्रॉफिट छूट जाए वो बड़ी बात है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश यही है, कूदिए जाइए डूबिए हमें इससे क्या, लेकिन हमारा पर्पज ये है कि आप उन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के स्टॉक को लीजिए। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ। लोगों ने तो मुझे ये मतलब कमेंट बॉक्स में तो ये भी लिखा 400 रुपए तक के टारगेट दिवाली तक के दे दी। अरे सर 400 छोड़ो, 4000 का टारगेट आएगा, आप देखना अचीव होगा जैसे आर पावर का अचीव हुआ है। याद आ गया? हार्ट पेशेंट हो तो फिर BP बढ़ जाएगा। सर जो समझा रहे हैं, जब तक देखिए पैसा आपका है, चॉइस आपकी है। अरे उतना दूर आर पावर तो मैंने बहुत दूर कर लिया, एक और नाम लेता हूँ, पेटीएम। कैसा रहा? तो सर सोच समझ कर निवेश करें, पैसा आपका है, हम बचाना चाहते हैं। हो सकता है हम आपको प्रॉफिट ना कमा पाए किसी स्टॉक में, लेकिन नुकसान से अगर बचा लिया तो भी बहुत है। और आपको बताऊं ओला IPO पे मैंने अभी भी अपडेट दिया था, 132 का जब प्राइस था, काट लो वापस 80 रुपये आ जाएगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि 50 भी आ जाए, लेकिन हाँ काट लो, खरीदना नहीं। चलिए तो ये राय यहाँ पर फिलहाल ओला पे निकल करके आती हुई, सीजल पे निकल के आती हुई। बहुत सारे सवाल IPO पे आ रहे हैं, लेकिन अभी जो है बजिंग स्टॉक्स भी बाकी है, उस पर भी डिटेल में बातचीत करेंगे, कुछ एक दर्शकों के सवाल भी लेंगे। लेकिन शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य बताइए अगली कंपनी। जी अगली कंपनी वो है जिसका IPO फ्राइडे को बंद हुआ था, वो है इको मोबिलिटी। इको मोबिलिटी शॉफर ड्रिवन कार चलाती है, वो भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए। और अगर IPO की बात करें तो इसमें टोटल 64 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है और सिर्फ 47% के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है ग्रे मार्केट में। सर ये शुक्रवार को शेयर बंद हुआ है इकोज इंडिया मोबिलिटी का, और इस पर जो है जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए क्या कुछ सलाह आपकी रहेगी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं और करीब 64 गुना से ज़्यादा जो है ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर अरिहंत कैपिटल की तरफ से लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने की सलाह दी गई थी। स्वास्थ्य का कह रहा है कॉशन के साथ अप्लाई करें, कैनरा बैंक कह रहा है सब्सक्राइब कर लो, स्टॉक बॉक्स कह रहा है लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह। तो बहुत मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए तो ये आपके सामने तमाम आंकड़े रहे। रवि जी आपकी क्या टिप्पणी है इस पर?
देखिए, अगर अप्लाई किया है, अब आप तो कुछ कर नहीं सकते, आईपीओ क्लोज हो गया है, तो फिलहाल लिस्टिंग गेन की तरफ ध्यान रखिएगा। 290 के नीचे अगर जाता तो वैसे ही एग्जिट कर लीजिएगा, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है। दूसरी तरफ है इस तरीके के जो एक तरीके से ये कहा जाए कि जो मैनेजमेंट है या इस तरीके के जो पूरे के पूरे आईपीओ आते हैं उनमें या इस तरीके के बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में ना बड़ा लंबा समय लगता है। और सबसे बड़ी बात, लंबा समय क्यों लगता है, उसका रीज़न है क्योंकि पहले लगती है इन्वेस्टमेंट, और जब तक प्रॉफिटेबिलिटी आती है तब तक ट्रेंड चेंज हो जाता है। समझ रहे हैं सर, ट्रेंड चेंज हो जाता है जब, तो यहाँ पर ना वो ट्रेंड चेंज का रिस्क बहुत बड़ा है। तो आप कॉशियस से करिए निवेश, अब कर दिया है तो फिर एक बार को लिस्टिंग गेन लेके निकल जाइएगा। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल अच्छा नहीं है। तो चलिए, इन तीनों आईपीओ पे हमने कर ली विस्तारपूर्वक बातचीत, जिसमें कि जो आज का पहला आईपीओ था उसमें सब्सक्राइब करने की सलाह है, और आज के दूसरे आईपीओ पे जो हम बातचीत कर रहे थे उसको फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति है। और जो अभी शुक्रवार को बंद हुआ है उसमें आपके पास कुछ विकल्प नहीं है। अगर आपने अप्लाई किया है, मिला हुआ है, तो लिस्टिंग के दिन जो है जो भी कुछ मिल रहा है उसको लेकर के निकलिए। बाकी जब लिस्टिंग होगी तो फिर अभी जी से और डिटेल में बातचीत हो जाएगी। चलिए, फिलहाल के लिए वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।